बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अलतना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी हो। आज़ादी का महीना, हर तरफ सेलिब्रेशन चल रही हैं और हम भी उस रंग में रंगे हुए हैं और होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो खुशाइन खबर है इसी महीने में वो ये कि जो हमारा इत्तेहाद था मुस्लिम ममालिक का सऊदी अरब के साथ, उसमें अब और भी ममालिक शामिल हो रहे हैं। तुर्की भी इसमें शामिल हो चुका है और ख़बरें ये भी हैं कि इसमें कतर और मिस्र भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, और अब इस मुआहदे में तौसी का इशारा भी दे दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हसन अंदराबी ने कहा है कि 7 अगस्त को होने वाला मक्का समिट अहमियत का हामिल हो चुका है और पाकिस्तान ने मक्का मुआहदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया है। मक्का मुआहदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है और जिस तरह जुनेद भी कह रहे हैं कि अब ये बहुत ही इसके हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं कि इस जो मुआहिदा है अमन सलामती के हवाले से, उसमें सिर्फ अब 3 ममालिक नहीं हैं बल्कि अब मुआहिदे के मुताबिक खत्ते और इससे बाहर जो इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी और इस मुआहिदे में अब मज़ीद ममालिक भी शामिल होने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा खुश आएंगे। बिल्कुल, और हमारे जो दोस्त हैं वो यकीनी तौर पे इससे खुश भी हैं, वो इसमें शामिल भी होना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे ना सिर्फ इस खत्ते बल्कि दुनिया के अमन के लिए ये इत्तेहाद है। तो जो हमारे दोस्त हैं उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, जो साजिशी अनासिर हैं जो अमन को तबाह करना चाहते हैं, एक तो हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी भारत बैठा हुआ है, दूसरा इजराइल, इन दोनों के जो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं उसकी वजह हमें समझ में आती है कि ये दुनिया में अमन नहीं चाहते। इनकी आदत है, इनका पुराना वतीरा है कि छेड़खानी करते रहते हैं, इसलिए इनको तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इसलिए ये इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। बहरहाल ये जो मुआहिदा है ये दिफाई नौयत का है और इसका मकसद अमन और सलामती है। ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है और मक्का मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है कि एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। तो अगली बार अगर कोई मुल्क साजिश करने के बारे में सोचेगा तो उसे 1000 बार सोचना होगा कि उसका जवाब बहुत ही भयानक हो सकता है। बिल्कुल जी, और आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब। और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे यौम की। एक रोज़ बाकी रह चुका है, गहमी अरूज पर है, हर तरफ हम देख रहे हैं सब हलाली परचमों की बहार है और क्यों ना हो ये आज़ादी बड़े जतनों से, बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल की गई है और जश्न तो बनता है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी ईरान ने जंग को ट्रंप की सदारत की मुद्दत ख़त्म होने तक तूल देने का इशारा दे दिया है। ये एक और ख़तरनाक डेवलपमेंट है। बहरहाल अमेरिका इस्लामाबाद मुआहिदे की अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी में तौसी की खबरें मुस्तरद कर दी हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी जारी है, हमले भी जारी हैं। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेसी के ज़रिए किसी तरीके से अमन मुमकिन हो पाए। कौन किस कोशिश में कितना कामयाब होगा, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात होगी लाहौर समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 6ठे रोज़ में दाखिल। पेशावर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की बायस अशिया खुरोनोश की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। कितनी महंगाई होने जा रही है और कब तक गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी, इस हवाले से भी तफसील से बात होगी। और फिर बात करेंगे रज़ा कत्ल केस की। गफलत नहीं बल्कि कहीं से डायरेक्शन थी कि केस को कहाँ लेकर जाना है। जिब्रान नासिर जो कि वकील हैं मीर रज़ा अली के, उनका ये बयान सामने आया है और साथ ही आईजी सिंध ने मीर रज़ा कत्ल केस में पुलिस की कोताहियों का एतराफ़ कर लिया है। सिर्फ आईजी सिंध ने नहीं बल्कि वज़ीर आला सिंध ने, मुराद अली शाह साहब ने भी कोताहियों और गफलत का एतराफ़ किया है। अब देखते हैं कि इन तमाम कोताहियों को किस तरह से सुधारा जाता है और क्या इसे टेस्ट केस बनाया जाता है, ज़िम्मेदारों को इबरत का निशान बनाया जाता है। इस पर भी हम तफसील से बात भी करेंगे और जायज़ा भी लेंगे। उसके बाद बात होगी क्लाउड बर्स्ट, एक तबाहकुन मौसमी हकीकत। क्लाउड बर्स्ट, क्या बादल फटने की पेशगोई की जा सकती है? क्या इस हवाले से पहले से प्रेडिक्ट हो सकता है या नहीं और इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर भी तफसील से आगे चल के प्रोग्राम में बात होगी। सबसे पहले आ जाएंगे अपने प्रोग्राम के पहले टॉपिक की जानिब और आज जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं, अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाज़ारों, सड़कों, गली मोहल्लों में सब हलाली परचमों की बहार दिखाई दे रही है। हमें हर छत पर भी हमें परचम लहराता हुआ नज़र आ रहा है। हर रोड, चौक, चौराहे पर भी हमें परचमों और झंडियों की जो स्टॉल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, हर तरफ कौमी परचम है, झंडियाँ हैं, बैजेस हैं, सब्ज़ सफ़ेद रंग की मुख्तलिफ अशिया सजाई गई हैं और साथ में हम फ़लस्तीन के झंडे भी देख रहे हैं, ईरान के झंडे भी देख रहे हैं। अच्छा, मैंने बहुत जगहों पे कनाडा का झंडा भी देखा, उसकी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में जो फ्लैग्स और बैजेस बेचने वाले हैं उनके हाथ में जो भी फ्लैग आ रहा है वो कह रहे हैं कि इसी बहाने वो
अच्छा, दिख वैसे जाए। सऊदी अरब का, तुर्किया का और पाकिस्तान के फ्लैग्स तो हमें नज़र आ रहे हैं वो अमन मुआहिदे के बाद बिल्कुल ऐसा ही से, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि युगांडा, कनाडा या किसी का भी, वो तो शुगल मेले में जो भी उनके हाथ जो लगा भी वो print हो बेचना गया, शुरू उन्होंने कर कहा, चलें, ठीक देते है, हैं। साथ में ये भी बिक जाए। बिल्कुल। लेकिन तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनसे भी हम जानेंगे। जुनैद, जब आप छोटे थे तो आप किस तरह से अपना 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे, क्या कुछ एहतमाम होता जो था? स्टार्ट था, मतलब जब से मैंने होश संभाला है उस वक्त तो सेलिब्रेशन का लेवल ही कुछ और होता था। एक तो मुख्तलिफ मरहले होते थे ना, सबसे पहले आपने जिद करके झंडियाँ लेनी है, उसके साथ एक डोरी मिलती थी। अभी तो काफ़ी इनोवेशन आ चुकी है, बनी बनाई डोरियों के ऊपर लगी हुई झंडियाँ मिलती हैं जिसको आप सजा देते हैं, और अब तो बरकरी कुमकुमे भी होते हैं, लाइट्स जलने वाले झंडे और झंडियाँ भी होती हैं। तो उस वक्त हमें लई से उसको लगाना पड़ता था और उसके लिए बाकायदा मेहनत होती थी, बड़ों की हेल्प ली जाती थी, और वो काफ़ी घंटों के बाद, मेहनत के बाद वो झंडियाँ, फिर उसके बाद पूरे घर को सजाना, तो बहुत ही खूबसूरत वो लम्हा। उसके बाद फिर बारिश का हो जाना और उनका भीग जाना। लेकिन अभी जो है वो प्लास्टिक की भी झंडियाँ आ रही होती हैं, बल्कि आप जो वाटरप्रूफ झंडियाँ हैं वो भी आ रही होती हैं, जो कि गीली भी नहीं होंगी, बारिश भी हो जाए तब भी आपकी झंडियाँ बरकरार रहेंगी वैसे की वैसी। लेकिन हमारी मेहनत जो है वो उस पर पानी फिर जाया करता था। के लिए बहुत आसानी है। बिल्कुल। तो आज के बच्चों ने क्या खरीदारी की है, क्या कुछ हो रहा है, ये हम सब कुछ जानेंगे, क्योंकि हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां हैं, शराज हसन फैसलाबाद से हैं, और लाहौर से शबीर हैदर हैं, समीर हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से। तो सबसे पहले हम आफ्ताब जहां की जानिब चलते हैं। आफ्ताब जहां, आप बताइएगा जुड़वा शहरों में किस तरह की गहमा गहमी आप देख रही हैं, इस्लामाबाद में तैयारियां किस तरह की हैं, क्या कुछ मौजूद है स्टॉल्स पर, बच्चे क्या खरीद रहे हैं? बिल्कुल जुनैद और इशाल, वतन अज़ीज़ की आज़ादी और उसमें एक दिन अब बाकी है और उसकी तमाम तर तैयारियाँ अब इस्लामाबाद में अपने उरूज पर दिखाई दे रही हैं। इस्लामाबाद में अगस्त का महीना शुरू होते ही मुख्तलिफ आर्जी स्टॉल्स जो है वो सज चुके थे, जो हमें मुख्तलिफ शाहराहों पर सब्ज़ हिलाली परचम की बहार नज़र आ रही थी, और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केट्स में भी यही रश हमें नज़र आ रहा था। और ख़रीदार अब क्योंकि एक दिन रह गया और आज रात 12 बजे से बाकायदा तौर पर जो जश्न आज़ादी है वो मनाई जाएगी और मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। और इस वक्त भी सुबह से ही इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मार्केट में शहरियों का रश भी है, जो यहाँ पर जो यौम आज़ादी की मुनासिबत से चीज़ें हैं वो ख़रीदने आ रहे हैं, जिसमें सब्ज़ हिलारी रंग के जो मलबूसात है बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है। और इसी तरीके से और मुख्तलिफ वैरायटी जो है इन आर्जी स्टॉल्स पर आपको मिल रही हैं, जिनकी डिमांड जो है वो यहाँ पर शहरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें ले रही है। ये बताइएगा किस तरीके से तैयारी कर रही, अभी तक क्या क्या ख़रीदे है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे अभी देखने के लिए कि इनको पसंद क्या करते हैं। वैसे इनके लिए जो है ये सब्ज़ी लाली परचम के कलर्स के लिहाज से उसी के मुताबिक जो है बच्चों को ड्रेसेस लेके देंगे। टॉयज़ जो हैं, जो बैलून्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों को लेके देंगे। अच्छा, बच्चियाँ क्या डिमांड कर रही हैं? क्योंकि स्टॉल्स पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस दफ़ा बच्चियों के वैरायटी जो है वो हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें चूड़ियाँ हैं, अगर केचर्स वगैरह की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा है, तो वो भी लेके देंगे, ज़ाहिर बात है, बच्चे मांगते हैं। अच्छा, इनके बच्चे भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें अभी अपनी अम्मी से फरमाइशें करने लगी हैं, क्या ख़रीदा है अभी तक, या क्या क्या चीज़ें आप ख़रीदने लगी हैं? एक शर्ट और पूरे एक अपना ड्रेस लेना है मैंने, और रिबन्स वगैरह लेने हैं, पोनी, तिरंगा, ये सारा कुछ चीज़ें लेनी हैं। और मैंने हिस्सा लिया इंडिपेंडेंस डे में, उसके लिए तैयारियां करनी है। बिल्कुल, क्योंकि यौम आज़ादी की मुनासिबत से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ तकरीबात भी होती हैं, जो रात 12 बजे से उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद पूरे दिन भर उसका क्योंकि जो इनेकाद है वो किया जाता है। और अगर साथ साथ मैं आपको अभी स्टॉल्स का भी दिखाऊं, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त से अभी से आपको इस्लामाबाद की फ़िज़ा में मिली नगमे जो है वो गूंजते हुए उसकी आवाज़ सुनाई देगी, और हर सू यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी आपको सुनाई देंगे। और यहाँ पर जो स्टॉल्स यहाँ पर सजे हुए हैं, आर्जी स्टॉल्स, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़
से। अगर आप देखें तो यहाँ पर बच्चियाँ जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप देखें तो ये बटरफ्लाई यहाँ पे रखे गए हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ बैचेस हैं, मास के छोटे बड़े झंडे जो है वो भी है। और साथ साथ जुनैद और विशाल मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव था ये जो अभी एयरिंग्स कैमरामैन मेरा आपको दिखाएगा, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे जो कौमी परचम के इस तरीके से ये जो एयरिंग्स रखे गए हैं इन स्टॉल्स पर और इनकी कीमत भी मुनासिब है। 100 रुपये में ये एयरिंग्स जो है वो आपको मिल रही हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत भी और मुनफरद भी लग रही हैं। जिनको बच्चियाँ या जो ख़वातीन यहाँ पे आ रही हैं उनकी कोशिश है कि वो नित नए जो डिज़ाइन की चीज़ें हैं वो ख़रीदें और यौम आज़ादी की जो तैयारियाँ हैं बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहान। बहुत ही इस वक्त ज़बरदस्त ये मनाजिर हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ एक महीने तक, एक दिन तक महदूद ना हो। यही जज्बा पूरे साल होना चाहिए इस मुल्क की खिदमत का, इस मुल्क को पे बैक करने का। रुख करते हैं कराची का और वहाँ भी हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं कि समीर हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं कि इस कराची की सूरत हाल क्या है। बताइएगा कि कराची में किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या कुछ स्टॉल्स पर मौजूद है, बच्चों का जोशो जज्बा कैसा है और शहरी बाहर निकले हैं, क्या कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं? आज बिल्कुल यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी रह गया है। मुल्क भर के अकायद में भी तैयारियां जो है ज़ोरों शोर से जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम स्टॉल्स और मुतादिद जो छोटी बड़ी मार्केट है वहाँ पर देखा जा रहा है कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है मार्केटों का रुख कर रही है। कौमी परचम के हवाले से बात करें, बैजेस के हवाले से बात करें या झंडियों के हवाले से बात करें तो बच्चे और बड़ों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों का रुख कर रही है। और 14 अगस्त के हवाले से जो तमाम तर सजावटी अशिया है, मलबूसात है, उसकी ख़रीदारी में तेज़ी देखी जा रही है। मैं इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जो है अगर कहा जाए कि शहरियों का रश उमड़ आया तो ये गलत नहीं होगा। बड़ी तादाद में जो है शहरी वो 14 अगस्त के हवाले से तैयारियाँ जो है वो कर रहे हैं। कुछ बच्चे मौजूद हैं जो तैयारी करते दिखाई दे रहे थे, उनसे बात करते हैं पहले, फिर आगे आपको बताएंगे। बेटा क्या तैयारी कर रहे हैं? एक रोज़ रह गया सिर्फ 14 अगस्त में। 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, बैंड ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं और बैजेस ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, बाजे ले रहे हैं। और किस तरह 14 अगस्त मनाएंगे, किस तरह, ये तो आप ख़रीदारी कर रहे हैं। स्कूल में टैबलो होगा, उसके अलावा कहाँ कायदे-ए-आज़म के मज़ार पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह मनाएंगे 14 अगस्त? हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, कहीं पर शायद जाएं। अभी तक उन लोगों ने स्कूल के ट्रिप के बारे में बताया नहीं है। मतलब स्कूल वालों ने आपको बता दिया कि प्रोग्राम करना। अच्छा भाई आप बताएं कि क्या तैयारियां चल रही हैं? बच्चों की तो तैयारी आप देख रहे हैं, हम क्या आप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी तैयारियों के हवाले से बताएं किस तरह मनाएंगे 14 अगस्त? जी 14 अगस्त इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मनाएंगे हम लोग और बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम निकलेंगे, रैली निकालेंगे, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाएंगे और बच्चों को जो है ना अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करवाएंगे 14 अगस्त को। और ये पाकिस्तान का एक त्यौहार आता है जो बड़े खुशी और जज्बे के साथ मनाना चाहिए और इस मौके पे मेरी सब पाकिस्तानियों से यही अपील है कि इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और पुरअमन तरीके से इसको मनाएं। आज ही कुछ और भी शहरी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने साथ लेकर आए, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह मनाएंगे 14 अगस्त, क्या पैगाम देंगे 14 अगस्त के हवाले से? सिर्फ एक रोज़ रह गया है। शुक्रिया, हमारे साथ सुमैर मौजूद थे और हमें कराची से अपडेट कर रहे थे कि कराची में भी इस वक्त हम देख रहे हैं गलियों में, सड़कों पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी कर रहे हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े ही पुरजोश नज़र आ रहे हैं कि हम इस जश्न आज़ादी को बड़े ही जोशो खरोश से मनाएंगे। बिल्कुल। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, शराज हसन से जानते हैं कि वहाँ पे किस अंदाज में सेलिब्रेशन जारी हैं जश्न आज़ादी की। शराज बताएगा कैसी गहमा गहमी है, स्टॉल्स पे क्या कुछ बिक रहा है और बच्चे कितने एक्साइटेड दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी के हवाले से शहरियों में जोशो खरूश अपने उरूज पर पहुंच चुका है। शहरी जो हैं वो मिली जोशो जज्बे के साथ बाज़ार का रुख कर रहे हैं क्योंकि कल यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ बाज़ार में आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद रहे हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, बच्चों के साथ आए हैं, इनसे बात करते हैं कि बच्चे किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। सर माशाल्लाह बच्चों के साथ इधर आए हैं, किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, क्या लेके दे रहे हैं? बच्चों को हम इंशाल्लाह हर चीज़ लेके दे रहे हैं। 14 अगस्त है, हालांकि आपको पता है महंगाई भी है, उसके बावजूद जो इनका दिल करता है हम इनको लेके देंगे। ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है? छोटे झंडे माशाल्लाह पकड़े हुए हैं, छोटे झंडों का बहुत शौक है इनको। सही है। तो झंडियाँ ली है जो घर पे भी लगानी इंशाल्लाह हमने। सही है। तो बच्चों के शौक है। बच्चे आप सुनाओ क्या लिया है, क्या ले रहे हो 14 अगस्त के लिए?
बच्चे थोड़ा सा शर्मा भी रहे हैं, लेकिन बच्चों का जोशो जज्बा जो है वो दीदनी है। हम इधर देख रहे हैं कि बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हैं, बैजेस हैं, छोटे छोटे चूड़ियाँ, क्लिप्स, रिबन और ये गले में डालने वाले जो दुपट्टे हैं, लाइटें हैं बहुत ज़्यादा किस्म की, जो बच्चे ख़रीद रहे हैं और अपने जोशो जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं। क्योंकि बड़ों में भी जोशो जज्बा होता है, मिली जोशो जज्बा, लेकिन बच्चों का जोशो जज्बा जो होता है वो तो दीदनी होता है, इसलिए बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया। शराज हसन फैसलाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, वहाँ के मनाजिर हमसे शेयर कर रहे थे। आफ्ताब जहाँ हमारे साथ मौजूद थी, समीर हमारे साथ मौजूद थे, तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया हमें इस सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए, तमाम मनाजिर हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रोग्राम में यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इशूज़ भी होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और इस वक्त सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कब मुआहिदा तय पाता है। पाकिस्तान इसके लिए मुसलसल कोशिश भी कर रहा है, लेकिन ईरान ने जंग को डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की मुद्दत ख़त्म होने तक तूल देने का इशारा दे दिया, क्योंकि ईरान ये जानता है कि इस वक्त उसका पलड़ा भारी है। और कमांडर पासदारान इनकलाब के मुशीर हैं मोहम्मद रजा, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान को वो ताकत हासिल करनी है कि दुश्मन हमला करने की जुर्रत ही ना कर सके। बिल्कुल, ये किसी भी मुल्क का राइट भी है। एक तरीका तो यह है कि जंग की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अमरीकी सदर की मुद्दत के खात्मे तक तूल दें और दुश्मन को मुसलसल नुकसान पहुंचाते रहें, यह भी उनका कहना है, ताकि अगली बार जब कोई ईरान पर हमला करने का सोचे तो उसे पता हो कि उस हमले की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो मोहम्मद रजा ने बड़े वाज़े पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बगैर किसी हिकमत अमली के जंग लड़ रहा है और वो हर 2 या 3 दिन के बाद किसी नए हदफ का ऐलान करता है। कभी जजीरा खारिक पर चढ़ाई की धमकी दी जाती है, कभी आपनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की बात की जाती है। उन्होंने कहा कि जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। तजुर्बा हासिल बिल्कुल, अब ये तजुर्बा हासिल होगा या फिर इस वक्त बेहतरीन मौका है कि मुआहिदा कर लिया जाए, क्योंकि 2 तरह की आरा पाई जाती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब, माहिर आलमी अमूर हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब, माहिरीन मुख्तलिफ किस्म की आरा रखते हैं। कुछ ये कहते हैं कि ईरान के पास ये बड़ा अच्छा मौका है कि अभी वो जो गेन कर सकता है वो कर ले और मुआहिदे की तरफ आ जाए। अदरवाइज़ जो अमेरिका है, अमेरिका क्योंकि सुपर पावर है और जितना धचका, जितनी हजीमत अमेरिका को उठानी पड़ी है, जितना लॉस अमेरिका ने कर दिया है, अब उस लॉस की भरपाई करने के लिए या फिर अपने आप को विक्ट्री क्लेम करने के लिए कोई बड़ा ब्लास्ट या कोई बड़ी जो धमकी वो दे रहे हैं वो बड़ा अटैक भी हो सकता है ईरान के ऊपर। तो क्या समझते हैं आप? लेकिन ईरान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि हम इसको तूल देंगे ताकि हम इससे मज़ीद तजुर्बा गेन कर सकें। बहुत शुक्रिया। देखिए इशाल, बुनियादी तौर पर कोई भी जंग जो है वो दोनों फ्रीकैन में असाब की जंग होती है, जंगी हिकमत अमली की बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी हालत में अपनी कमज़ोरी को छुपाना और दूसरे की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना ही बुनियादी तौर पर किसी भी जंग में फ़तह और शिकस्त का तयन करता है। देखिए यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी होगी कि ईरान को जितनी भी जंग को तूल दी जाती है उसका उसको ज़्यादा फ़ायदा। हम शुरू में भी ये बात करते थे कि चूंकि ईरान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल है जुग्राफियाई तौर पर खित्ते के अंदर मौजूद होने के हवाले से। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें अमेरिका जो है वो हज़ारों मील दूर से अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इस जंग के अंदर शामिल हुआ है और उसके अंदर फिर जितनी भी कैपेसिटी है जंग लड़ने की वो उसको अरबों डॉलर रोजाना के हिसाब से उसका नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि ईरान को इराक के साथ कई सालों की तवील जंग का तजर्बा है। दूसरी जानिब ईरान ये समझता है कि एक बार जिस अंदाज में अमेरिका फंस गया है इसको जितना भी नुकसान पहुंचाया जाएगा उसके बाद वो जो अमेरिका की जो हेजमनी है, जो बालादस्ती या खित्ते में अरब ममालिक में, वो हमेशा के लिए ख़त्म होती नज़र आएगी। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर अमेरिका का इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो खुद ये चाहते हैं कि जंग हर हालत में जल्दी ख़त्म हो, लेकिन वहीं पर उनको एक फेस सेविंग चाहिए। और फेस सेविंग वो किसी भी इसी अंदाज में चाहते हैं कि कोई ना कोई ट्रॉफी, कोई ना कोई बात दुनिया को दिखा सके कि जी उन्होंने मुकम्मल तौर पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन हमने हकीकत ये देखी है कि इतने इस 6-7 माह में ईरान की तरफ से भरपूर मुज़ाहमत, भरपूर जवाबी कार्रवाई और हर हालत में घुटने ना टेकने की बात है। और ईरान ने जितना अमेरिका को नुकसान पहुंचा दिया है, इसराइल को नुकसान पहुंचा दिया है,
खुद अब ईरान, पूरी दुनिया की रिसर्च कह रही है कि ये जंग जो है ये ईरान जीत चुका है। बिल्कुल ये बात मैं समझता हूँ कि बड़ी क्लैरिटी से हमें नजर आ रही है कि ईरान जंग जितनी तूल होती है उतना फायदे में आता है वो कि उसको मुआशी दबाव का शिकार है। माशी दबाव भी है, सियासी दबाव भी है, और लेकिन सबसे जो हैरानकुन या चौंका देने वाली चीज़ है तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए वो ये कि एक सुपर पावर होने के बावजूद अस्करी कुव्वत के तौर पे अमेरिका बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। या तो वो अपने इत्तेहादियों पे रिलाय करते थे, इस वजह से हर जंग में वो फाते होते थे या उनका पलड़ा भारी होता था। इसमें तो ईरान अब ये दावा कर रहा है, और इसमें जो मोहम्मद रज़ा साहब हैं वो कहते हैं कि ईरान हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा बना भी लेता है, और अमेरिका के स्टॉक पाइल्स ख़त्म हो रहे हैं, उनमें शॉर्टेज हो रही है। तो इसका मतलब है कि अस्करी तौर पे भी जो निज़ाम है ईरान का वो ज़्यादा मौसर है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। डॉक्टर साहब जुनैद, देखिए मैं समझता हूँ कि इस जंग में जो सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन हुई है अमेरिका और इसराइल से, वो ईरान की जवाबी कार्रवाई की सलाहियत से ही है। यानी कि ईरान ने जिस अंदाज में छोटे मिसाइल से लेकर ड्रोन से लेकर जो कुछ तैयार किया और जो उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, इसको बड़ी बुरी तरह से मिसरीड किया इसराइल ने और अमेरिका ने। और आपने देखा होगा कि जेडी वैंस ने जंग के शुरू में ही नेतन्याहू से बाकायदा एक तरह से झगड़ा किया कि आपने हमें इस दलदल में फंसाया अपनी उस गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर कि जी ईरान तो चंद दिन में घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान के पास ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत है, ईरान के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है, ईरान की कॉस्ट बहुत कम है। यानी कि वो ईरान का मिसाइल जो चंद $1000 का होता है, उसको गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर है वो कई $1 मिलियन का होता है। तो वो जो कॉस्ट बेनिफिट जो बैलेंस है वो इतनी बुरी तरह से अमेरिका के खिलाफ जाता है कि अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है उस सिर्फ जंग में ईरानी मिसाइल का मुकाबला करने के लिए, ड्रोन गिराने के लिए और ईरानी मज़ाहमत को जारी देखने के लिए। अब एक चीज़ हमें समझनी होगी और वो ये है कि यहाँ पर हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि अमेरिका कितना अरसा रह सकेगा, इसीलिए डर सिर्फ इसी बात का है कि जो डेस्परेशन है, क्योंकि देखिए हमें ये समझना होगा कि 12 लीरा अमेरिका के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर है, अमेरिका के पास B-52 बम्बार की बहुत बड़ी खेप और टेक्नोलॉजी है। सो अगर अल्लाह ना करे अमेरिका एक इंतहाई डेस्परेशन में आके कोई इंतहाई इकदाम उठाता है जिसके अंदर लिमिटेड कोई ऐसे टैक्टिकल यूज की बात की जाती है, B-52 की यूज की बात की जाती है, तो वो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। बिल्कुल ये सही वो कहा वाहिद खतरा है। डॉक्टर साहब, आप जो खतरे जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, ये खतरा बहरहाल मौजूद है, तो क्या ईरान को नज़र नहीं आ रहा कि अगर मज़ीद इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाएगा और अमेरिका जो चाहता भी है इस जंग से निकलना लेकिन निकल नहीं पाएगा और वो ये हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक भी हो सकते हैं? क्या ईरान इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा? क्योंकि ईरान की शराइत हम देख रहे हैं कि सख्त से सख्त होती चली जा रही है, क्योंकि ईरान को ये लगता है कि वो जीत चुका है, और जो कि वो जीत भी चुका है ज़ाहिरी तौर पर, और ईरान इसी वजह से अपना मौक़िफ़ भी सख्त से सख्त करता चला जा रहा है। तो ईरान के पास क्या ये बेहतरीन मौका नहीं है कि अमेरिका हारा हुआ है, विक्ट्री क्लेम करना चाहता है, तो वो अपनी शराइत को मनवाते हुए आराम से इस जंग से साइड पे हो जाएं? क्या ये बेहतरीन मौका नहीं है? देखिए ईशान, मौका तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बदकिस्मती से अमेरिका भी हार मानने के बावजूद ईरान की शराइत पूरी तरह मानता हुआ नजर नहीं आ रहा। चाहे वो ईरानी असासे मुंजमद असासे रिलीज करने की बात हो, चाहे वो आबना हुर्मुज़ के ऊपर किसी तरह का कोई टैरिफ लेने की बात हो, चाहे वो ईरान के को तेल के हवाले से जो आज़ादी है वो देने की बात हो। सो अमेरिका हार के बावजूद ईरान की वो मुतालबात जो MOU में माने गए थे मफाहमती यादाश्त में, उन पर अमल दरामद करता हुआ नजर अमेरिका नहीं आ रहा। जबकि दूसरी जानिब एक चीज़ है जो भी आपने सवाल किया कि क्या ईरान को नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका ये हथियार यूज कर सकता है, तो ईरान को जोग्राफियाई तौर पर बहुत बड़ा एडवांटेज है और ईरान ये समझता है कि अगर ऐसी कोई हरकत की गई तो फिर ये जंग जो है इसमें बहुत सारे और फरीक कूद पड़ेंगे और ये जंग बहुत फैल जाएगी। उसके अंदर ना तो चाइना इसकी इजाजत देंगे अमेरिका को, ना रशिया इजाजत देगा, और इस तरह का कोई भी हथियार जो है वो बहुत खतरनाक जंग को एक दूसरे लेवल पर ले जाएगा। वो जो हम बार बार बात करते हैं कि तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और अमेरिका भी ये जानता है,
इसलिए अमेरिका का इस तरह का कोई हथियार इस्तेमाल करना पागलपन के अलावा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कि ईरान को इसका एडवांटेज है। ईरान अभी तक खित्ते के अंदर मुकम्मल तौर पर जिसको कहते हैं कि एक ऐसी चाल चल रहा है जिसके अंदर वो हर हालत में चाहता है कि अमेरिका ओपनली अपनी शिकस्त का एतराफ़ करे, जिसके नतीजे में फिर ईरान की तमाम शराइत जो हैं वो ओपनली और क्लियरली मानी जाएं और उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद हो। ये वो वाहिद चीज़ है जो ईरान की तरफ से देखी जा रही है। अभी डॉक्टर साहब जो खबर आई है वो ताज़ा वो ये कि अमेरिका और ईरान दोनों एग्री कर गए हैं 60 रोज़ा सीज़ फायर पर। तो इस अगले 60 रोज़ में, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि मुद्दत से पहले ही वायलेशन हुई, एक दूसरे पर हमले हुए, इस बार किस चीज़ पे होगा दारोमदार कि ये 60 रोज़ पुरअमन तरीके से दोनों इतराफ़ से, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, मुआहदे की पासदारी की जाए और सीज़ फायर के ऊपर अमल दरामद करते हुए हमले ना हो? जी जुनैद, देखिए अभी तो ये ज़राए से खबर है, अभी इस पर कंफर्मेशन कोई नहीं आई है दोनों तरफ से। बात ये है कि क्या ये 60 रोज़ा जंग बंदी जो तजवीज़ की गई है, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, बाकी ममालिक का बड़ा किरदार है, इस जंग बंदी के आपने हुर्मुज़ खुलेगी, आपने हुर्मुज़ खुलेगी तो फिर उसकी शराइत क्या होंगी, और आपने हुर्मुज़ खुले बगैर कोई जंग बंदी जो है उसको काबिल अमल रहना मुमकिन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है वो आपने हुर्मुज़ के ऊपर है और दुनिया के अंदर जो तेल की सप्लाई का जो बहरान पैदा हो जाता है उसके ऊपर है। सो जंग बंदी का भी ये कोशिशें हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छी खबर है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक आना ज़रूरी है और इसके खद्दोफाल का वाज़े होना ज़रूरी है कि इस 60 रोज़ जंग बंदी के अंदर क्या क्या मामला तय पाएंगे और किस अंदाज में मामला तय पाएंगे। हमने देखा, जैसे आपने भी कहा कि पहले भी जंग बंदी हुई और उसके बाद फिर ये जो मुआहिदा हुआ, मुआहिदे के बाद जो 60 रोज़ थे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो शराइत या वो अवामिल जिनको पूरा करना था उसमें वायलेशन होती रही, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से भी, और फिर वही हुआ, वो मुआहिदा भी सबूताज हो गया, वो MOU भी साइन होते होते फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कहाँ तक पहुँच गई। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब माहिर आलमी अमूर मौजूद। बहरहाल उम्मीदें बहुत सी वाबस्ता हो चुकी हैं कि एक बार फिर से शायद 60 रोज़ा जो मुआहिदा है वो पाए तकमील तक पहुंच जाए और देर पा अमन जो है वो हमें होता हुआ नजर आए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर देते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे मीर रजा कत्ल केस में अभी तक की पेशरफ्त क्या है और अभी भी क्या कुछ होना बाकी है, क्योंकि वज़ीर आला और IG सिंध समेत सभी अपनी गलती और कोताही का एतराफ़ भी करें। तो एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नायाब फल्कियाती मंजर देखा गया है, जिसने लाखों अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया है। और ये 12 अगस्त 2026 को होने वाले इस सूरज ग्रहण का आगाज़ शुमाली रूस और आर्कटिक के शुमाली इलाकों से हुआ है, जिसका नज़ारा लाखों लोगों ने किया है। बिल्कुल, और ये ग्रहण का मुकम्मल मरहला ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल के पास महदूद इलाकों में नुमाया रहा है, जबकि यूरोप के बेशतर हिस्सों में जिनमें बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली और स्वीडन में सूरज जुज़वी तौर पर चांद के पीछे छुप गया था और इसे कैमरे की आंख ने फिल्मबंद किया है। स्पेन में नायाब मंजर देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में जमा थे और वहाँ पर सड़कों पे मौजूद रहे, सयाह भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे और सियाहती मकामात पर ये लोग जमा हुए। मैड्रिड और बार्सिलोना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बाज़ इलाकों में सूरज का तकरीबन 99% हिस्सा चांद के पीछे छुपा हुआ दिखाई दिया। जी हाँ, जिससे आसमान पर गैर मामूली मंजर दिखाई दिया है। तमाम इन शहरों में मुकम्मल की बजाय तकरीबन मुकम्मल जुज़वी सूरज ग्रहण देखा गया है और यूरोप के अलावा कनाडा, अमेरिका के शुमाली इलाकों में भी, शुमाली अफ्रीका के बाज़ हिस्सों में भी यह मंजर जुज़वी तौर पर नज़र आया है। और माहिरीन फल्कियात ने शहरियों को खबरदार भी किया है कि ग्रहण को बराह रास्त आंखों से देखने की कोशिश ना की जाए। माहिरीन के मुताबिक मुशाहिदे के लिए तस्दीक शुदा जो सोलर क्लैप्स चश्मे होते हैं बाकायदा इसके लिए सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण को देखने के लिए, वो मुनासिब सोलर फिल्टर्स का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, क्योंकि आम धूप के जो चश्मे हैं वो सूरज की नुकसानदेह शुआओं से आंखों को महफूज नहीं रख पाते हैं। और आपको याद है इशाल के बचपन में जब ये सूरज ग्रहण होता था तो एक्सरे से भी हम देखा करते थे कि बिल्कुल रेज हम तक ना पहुंचे, उसका बैड इफेक्ट कम से कम हो सके। तो कम से कम कुछ ना कुछ दरमियान में ऐसा बैरियर होना चाहिए क्योंकि आंख को ये मुतासिर, आपकी बिनाई को मुतासिर कर सकता है। बिल्कुल जी। तो 1999 में यूरोप के बाद बर आज़मों के इलाकों में मुकम्मल सूरज ग्रहण का ऐसा नुमाया नज़ारा पहली मरतबा देखा गया था और रवां साल ये दूसरा सूरज ग्रहण भी कहा जा रहा है कि देखा गया है, लेकिन पाकिस्तान में देखा नहीं गया। लेकिन इसके असरात भी कहते हैं कुछ नेगेटिव असरात भी होते हैं कुछ जगहों पर जो कि देखे जाते हैं या कुछ लोगों की शख्सियत पर
असरात मुरतब होते हैं। बहरहाल जी, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में शोबा मौसीकी को जिद्दत देने वाली मुनफरिद आवाज़ और अंदाज की मालिक पाकिस्तानी पॉप क्वीन नाजिया हसन की आज 26वीं बरसी मनाई जा रही है। और नाजिया हसन 3 अप्रैल को 1965 को कराची में पैदा हुई थी और फिर कम उम्री में ही उन्होंने शोहरत की बुलंदियाँ छू ली थी। बिल्कुल, हर दिल अजीज़ ये गुलकारा जिसमें उनके जो मशहूर होने वाले गाने जिसमें आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, उनका पहला गाना था। ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे बरे-सग़ीर में, पाक भारत में भरपूर से मकबूलियत मिली और मूवीज़ के अंदर भी आया। पाकिस्तानी पॉप गुलकारा नाजिया हसन को शोहरत की बुलंदी तक इस गाने ने पहुँचाया। आइए कुछ उनके गाने अभी सुनते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर में भी गुड ट्रांसपोर्टर की हड़ताल जो है वो जारी है। चूँकि हुकूमत के साथ जो है गुड ट्रांसपोर्टर्स की जो मुज़ाकरात है वो कामयाब होने के इम्कानात जो है वो पैदा हो गए हैं। ताहम हड़ताल की वजह से अशई खुर्दनोश की कीमतें जो है वो बढ़ गई है। अब जो सब्जियों की कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं। अगर बात करें तो टमाटर की कीमत जो है वो 200 से बढ़कर 350 से 400 रुपये तक फी किलो जो है वो पहुँच गई है। इसके साथ साथ दीगर जो सब्जियां हैं वो भी उसकी कीमतें भी जो है वो भी उसमें भी इजाफा हो चुका है। हड़ताल के इम्कानात जो मुज़ाकरात है वो कामयाब होगा, इम्कानात जो है पैदा हो गए हैं, ताहम कीमतें जो है वो नीचे नहीं आ रही। इस वक्त मैं पेशावर के सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, ख़रीदार मौजूद है। इन्हीं से भी बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। सब्जियों की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? बढ़ गई हैं। देखें जी, ट्रांसपोर्ट की वजह से जो हड़ताल है उसकी वजह से सब्जियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि गरीब आदमी नहीं ले सकता। तो गुजारा हुकूमत से अपील करते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसको कामयाब करें कि गरीब आदमी का जीना जो है बहाल हो जाए और सब्ज़ी की कीमतें जो है नीचे आ जाएँ। लेकिन ये ख़रीदने से हमारे से बहुत ऊपर चली गई हैं कीमतें। हम ये खरीद भी नहीं सकते। जो मजदूरकार आदमी है जो 1000 रुपये 1200 रुपये दिहाड़ी लेता है वो क्या खाएगा? हुकूमत को चाहिए इस पे गौर करें और इसका मुज़ाकरात को, ट्रांसपोर्ट को जिस तरह भी है कामयाब करें। अच्छा, सब्जियों के साथ साथ दूसरे शई खुर्दनों की कीमतें भी बढ़ गई, उस हवाले से क्या कहेंगे? उसकी कीमतें भी बहुत आसमान से ऊपर चली गई हैं। क्योंकि अभी मैं इसी बाज़ार में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ ऑयल की कीमत भी बहुत बढ़ गई है, चावल की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ ये ट्रांसपोर्ट जो है इसका जो है आप इस पे गौर करें और इसको कामयाब बनाएं कि शहरी ज़िंदगी गुजार सके। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस मुज़ाकरात जो है वो। बहुत शुक्रिया। फ़ाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से और हमें पेशावर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ये सिर्फ पेशावर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल यही है। हमारे साथ हमारे अपने नुमाइंदे शबीर हैदर भी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, तो हम उनसे जानते हैं। शबीर हैदर, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। शबीर हैदर, अगर हम थोड़ा सा इस सिनेरियो को देखें तो पहले पेट्रोल की डेली बेसिस पर कीमतें बढ़ाई जाती रहीं और इसके ऊपर भी गुड ट्रांसपोर्टर्स को एतराज़ात थे कि कीमतों का इतलाक़ जो है वो डेली बेसिस पर नहीं होना चाहिए, इससे महंगाई का ज़ोर ज़ोरा होगा और वो हमने देखा भी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि टोल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं वो टोल टैक्स भी कम किए जाएं, हमारी कॉस्ट बढ़ने लगी है। अभी इस वक्त 6 रोज़ हो गए हैं, क्या हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने उनसे मुज़ाकरात की कोशिश की है? मुज़ाकरात का कोई पहला, दूसरा, तीसरा फेज़ गुजरा, कामयाबी क्यों नहीं हो पा रही? डेडलॉक कहाँ पर बरकरार है और उसके जो असरात हैं वो इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं तो ये एक अब जो सबसे पहला बुनियादी मसला ये शुरू हुआ है, ये पेट्रोल का हुआ है कि पेट्रोल जो रोज़ाना की बुनियाद पे कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, तो उसकी वजह से इनको मुश्किलात हुई। मसाइल तो इनके पहले की चलते आ रहे हैं। पहले भी आपने देखा था कि पहले भी जब स्ट्राइक होती तो इनके यही मसाइल थे कि टोल टैक्स और इनकी गाड़ियाँ जो कैंसिल शुदा गाड़ियाँ और उसके अलावा इनको ट्रक स्टैंड दिए जाएँ, इनके जो रूट परमिट है उसके में आसानी पैदा की जाए। तो ये तमाम इनके वो मसाइल हैं जो दरीना मसाइल चलते आ रहे हैं। जब भी कोई मसला शुरू आता है तो उनके साथ वो सारे मसाइल उनके जुड़ जाते हैं। अब इनका सबसे बुनियादी मसला था कि पेट्रोल की जो कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पे तयन किया जा रहा है, उसको उनका मुतालबा है कि उसको माहाना की बुनियाद पे किया जाए। 1 महीने के बाद कीमत का तयन किया जाए और उसके बाद उनका जो अब इसमें 2 ग्रुप सारे इकट्ठे हो गए हैं, मिनी मज़दा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का यह है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान से जो भी आपकी एबिलिटी आनी है, कोई भी चीज़ आनी है, उसकी तरसील गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होनी। कराची से अगर आ रही है
तो पंजाब में KPK में किसी भी उसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के अपने मुतालबात हैं। वो कहते हैं कि जो टोकन टैक्स के अंदर 300% इजाफा किया गया वो वापस लिया जाए, टूल प्लाजा की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, और उसके साथ साथ मोटरवे, हाईवे, रिंग रोड, इस पे जो टारगेटेड चलान किए जा रहे हैं वो उनको रोका जाए। ये हैं वो मुतालबात जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हैं। इसके साथ है मिनी मज़ा एसोसिएशन, उनका भी बेसिक दोनों का मुतालबा तो पेट्रोल का एक है और मिनी मज़ा का है। वो भी कहते हैं जो टोकन टैक्स के अंदर फ़ीसों में इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए। उसके साथ साथ इनकी 7500 के करीब गाड़ियाँ हैं जो कि कैंसिल शुदा हैं, इनका मुतालबा है कि उनको बहाल किया जाए। कैंसिल क्यों की गई हैं? ये इन्होंने ली, हाँ जी, ये इन्होंने पंजाब से ली थी, ठीक है। इन्होंने जब वो 7500 गाड़ियाँ इन्होंने ऑक्शन पे ली थी, ऑक्शन के ज़रिए वो जो गाड़ियाँ ली गई थी वो कैंसिल हो गई थी, ओके, ठीक है। इनका मुतालबा था कि वो जो कैंसिल शुदा हमारी गाड़ियाँ उनको बहाल किया जाए। हाँ, उसके साथ साथ इनका कि हमें ट्रक अड्डे जो हैं वो दिए जाएँ, ट्रक के स्टैंड लाहौर। जो बाकी मुतालबात हैं वो तो यकीनी तौर पे काफ़ी देरीना मुतालबात हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों वाला मामला है ये भी तो हाल ही में शुरू हुआ है। इसके बाद से लेकर अभी तक किरायों में कितना इजाफा किया गया है, उसके बाद से लेकर अब तक महंगाई कितनी आपने देखी भी होगी, ऑब्जर्व भी की होगी, रिपोर्ट भी की होगी, और हुकूमत कितना संजीदा ले रही है इस एहतजाज को? अब पहले ये होता था कि किराया 15 दिन के बाद बढ़ता था, तो 15 दिन के बाद किरायों में इजाफा होता था पेट्रोल की कीमतों के साथ। अब रोज़ाना की बुनियाद पर जब हो रहा है ना, तो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी मन मर्जी से वो भी किराए में इजाफा कर, ब्लैक में टिकटें बिल्कुल। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी अपनी मन मर्जी से किराए में इजाफा कर रहे हैं। अगर शाम रात को किराया बढ़ गया है, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, तो उन्होंने साथ ही अपना, और हुकूमत ने उनको बहाना भी दे दिया है कि रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं। अब वो हुकूमत उनको रोक भी नहीं सकती। पहले होता था कि हुकूमत उसको मुआयना करती थी, हुकूमत उसके ऊपर कीमत का तयन करती थी। हर 15 दिन के बाद सेक्रेटरी RTA जो है वो तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स से उनकी मीटिंग बुलाते थे और उनको कहते थे कि यार इतना, अगर फॉर एग्जाम्पल 5% किराया पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो आप इतना किराया बढ़ा लें। वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता था। अब डेली बेसिस पे किराया पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, तो वो अपनी मर्जी से कीमत किराया का तयन करते हैं। अब हुकूमत का वहाँ पे कोई रोल नहीं है कि हुकूमत उसको कंट्रोल कर सके। एक तरफ किरायों में कीमत में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानब ये जो अब स्ट्राइक हो गई है, स्ट्राइक की वजह से आपकी जितनी भी सब्ज़ और फ्रूट मंडीज़ हैं वहाँ पे अब जो तरसील है, जितनी भी फ्रूट और मंडी सब्ज़ी की वो नहीं आ रही, अब बंद होने जा रही है। अब ऐसा से जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा अलमिया है कि अगर इन्होंने अस्पताल की जो अद्वियात की तरसील अगर उसको भी रोक दिया तो वो और बड़ा मसला बन सकता है। इसके साथ दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है आपको और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर नज़र आएगा कि जो आपकी सब्ज़ मंडियाँ हैं वहाँ पे सब्ज़ी नहीं आ रही, फल नहीं आ रही। ऐसा ही है, महंगाई का तो अभी से हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि आने वाले दिनों में किस तरह से मज़ीद महंगाई हो सकती है, क्योंकि गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 6ठे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। एक रोज़ भी हड़ताल हो तो महंगाई हो जाती है, तो ये तो 6ठे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मुतालिबात हुकूमत सुनती भी नज़र आ रही है, आपको कोई मुज़ाकरात की पेशरफ्त होती भी नज़र आ रही है? हुकूमत कितना संजीदा ले रही है इस गुड ट्रांसपोर्टर्स की या मिनी मज़दा की हड़ताल को? इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरी बात हुई थी मिनी मज़दा एसोसिएशन से। उनका कहना था कि फ़िलहाल हमें जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने सुना है और हमने अपने तमाम मुतालबात जो हैं वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के सामने रखें कि हमारे ये मुतालबात हैं, अगर ये पूरे हो जाते हैं तो हम अपनी स्ट्राइक जो है उसको ख़त्म करने के लिए राज़ी हैं। उसके हवाले से उनका कहना था कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा था कि ठीक है हम आपके मुतालबात जो आगे पहुँचाते हैं हुकाम वाला के पास, और क्योंकि इसके अंदर पंजाब हुकूमत नहीं इन्वॉल्व, इसमें फेडरल भी शामिल है, क्योंकि फेडरल के मुतालबात जो है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर के जितने भी हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और जितनी भी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो तमाम मिल के इस मामला को हल कर सकती हैं, ना कि पंजाब इसको खाली हल कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना KP की, ना बलोचिस्तान। इसमें तमाम सूबाई जो इतनी भी हुकूमतें उनके नुमाइंदे होंगे और वफाक का नुमाइंदा होगा, और वो मिल के एक कमेटी बनेगी। कमेटी जो है इसके ऊपर इनके साथ कोई मुतालबात अगर मुज़ाकरात करती है तो फिर इनके जो तमाम मुतालबात हैं वो पूरे हो सकते हैं। अभी तक जो है किसी की तरफ से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं सामने अभी तक तो ये लग रहा है कि शबीर किसी किस्म की कुछ संजीदगी हुकूमत की तरफ से नहीं दिखाई जा रही, और वो भी हल्का ले रहे हैं कि ये खुद ही एहतजाज कर करके थक। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रांसपोर्टर्स का अगला लाहेमल क्या है? अगर उनकी सुनवाई नहीं होती, इसी तरह से रोज़ाना ही नई कीमतें आती रहेंगी, तो फिर वो अपनी मनमानी करते रहेंगे या फिर कोई और रुख इख्तियार करेंगे, सड़कों पर आएंगे? इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो अभी तक उनका कहना है कि हम अभी इंतज़ार करेंगे कि क्योंकि उनका रिएक्शन इनका आता है कि एक हफ़्ते के बाद रिएक्ट होता है
कि जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कि आवाम का हजूम खड़ा हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा कि हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। अब ये है गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर आपके तमाम जो अशियाए ज़रूरिया की तरसील है। अब आपकी मार्केटों के अंदर जितनी भी अशियाए ज़रूरिया आ रही हैं उनकी तरसील रुक गई है। ये एक हफ़्ते का स्टॉक होता है, हफ्ते के बाद वो एक बूम पैदा होता है कि ये जी मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, ना सब्ज़ी आ रही है, ना फल आ रहे हैं, ना अशिया ज़रूरिया की चीज़ें जो है आपकी मार्केट्स के अंदर है वो आ रही हैं, और अद्वियात की किल्लत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो फिर ये मसाइल पैदा होना शुरू होंगे, तो उसके बाद आवाम के अंदर और लोगों के अंदर और मुल्क के अंदर ये पैदा होगा कि ये जो हड़ताल है इसको ख़त्म किया जाए। फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर संजीदगी से सोचना शुरू करती है, और गवर्नमेंट भी एक हफ़्ता वेट करती है कि हो सकता है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये खुद ये इस अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दें। मगर इस बार जो है इनकी हड़ताल ऐसे ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही जिस तरह उनसे बात करके पता चले। उनका कहना है कि हुकूमत भी अपने फैसलों में लचक दिखाती हुई हमें नजर नहीं। तो कोई धड़ेबंदी है शबीर के या तमाम इत्तेहाद ये एक ही पेज पर दिखाई दे रहे हैं तमाम ट्रांसपोर्ट? इस हवाले से बात करूँ तो इनके अंदर धड़े ज़रूर हैं, मगर इनकी कॉज एक है। तमाम धड़े अब एक ही कॉज के ऊपर खड़े हो गए हैं कि हमने अब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं। मिनी मज़दा के अंदर भी धड़े हैं, मिनी मज़दा के तमाम धड़े जो हैं वो इस वक्त हड़ताल पे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के भी हैं तो वो भी कराची में हैं तो वो भी हड़ताल पे हैं, पंजाब में हैं, लाहौर में हैं तो वो भी हड़ताल पे हैं, KPK में तमाम जो हैं वो इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे हैं। वो कहते हैं कि हमने उस वक्त तक अपनी हड़ताल जो है वो ख़त्म नहीं करनी जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे, क्योंकि पहले भी उनका कहना था कि कई बार हमने मुतालबात की जो हड़ताल की है तो हम उनके ऊपर मुज़ाकरात के ऊपर हमें अपनी हड़ताल जो है मुअख्खर कर देते थे। तो इस बार जो है हड़ताल किसी नतीजे पर ख़त्म होगी, और हुकूमत को अब सोचना होगा कि हड़ताल को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा, इन लोगों के मुतालबात सुनने होंगे और उनका हल भी तलाश करना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर पूरे मुल्क के अंदर अशियाए खुरोनोश की किल्लत हो जाएगी और महंगाई का जोर जोरा होगा, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं डे बाई डे बढ़ रही है। छठा रोज़ है, हुकूमत ने एक हफ़्ते तक अगर देखना भी था तो वो वक्त भी पूरा हो चुका है। अब हुकूमत को नज़रसानी करनी होगी, अपने तमाम जो इस्लाहात की जाती हैं, डेली बेसिस पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, उस पर भी गौर करना होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शबीर हैदर आप मौजूद थे, हमें सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल, ब्रेक से पहले कुछ मौसम की बात हम कर लेते हैं। और मौसम के असरात का हमें शिद्दत से सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये बरसात के मौसम में ये एलिमेंट तो होता ही है। क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने का वाक़या एक इंतहाई शदीद मौसमी सूरत हाल है, जिसमें मुख्तसर वक्त के दौरान एक महदूद इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश बरसती है और इस अचानक और गैर मामूली बारिश के नतीजे में शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों और तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और जानी और माली नुकसान का खतरा भी बढ़ जाता है। और पिछले सीज़न में हमने इशाल देखा कि पंजाब के बेशतर इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात हुए। जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर तो ऐसा हुआ और फिर उससे बड़े पैमाने पर तबाही भी हमने देखी। बिल्कुल, और इस बार इस्लामाबाद में कल के रोज़ क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसके वजह से जो वहाँ पर सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा हुई। तमाम जदीद मौसमी निज़ाम के ज़रिए शदीद बारिश के इम्कानात और ख़तरनाक मौसमी हालात की पेशगी इतला दी जा सकती है या नहीं, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं क्लाइमेट चेंज कमेटी। वेलकम ज़ैनब साहिबा आपको। और डॉक्टर ज़ैनब, जिस तरह से इस्लामाबाद में कल क्लाउड बर्स्ट हुआ है, महकमा मौसमियात तो इसको डिनाई कर रहा है, वो कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट नहीं है, ज़्यादा बारिश हुई है। आप क्या कहती हैं, क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन क्या होती है, पहले से क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है इसको? देखिए, साइंटिफिकली क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो जाना, ये क्लाउड बर्स्ट होता है। और इसके अलावा जब सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो बरसात के मौसम में या अदरवाइज भी गर्म हवा ऊपर उठती है, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं, उधर वो फिर ठंडी हवा से टकराती है, तो वहाँ इस तरह का मामला हो सकता है, जो पिछले साल भी हुआ और इस साल भी कल इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट ही था। ये साइंटिफिकली तो इसी को हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसके अलावा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अब ये हमें पता है कि जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीली के असरात बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्लाउड बर्स्ट के मामलात मजीद होंगे, और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ लोकली जंगलात मिटा दिए जाते हैं, जहाँ पे लोकली जो आपके ब्लू बफर हैं, दरिया, उनको इंक्रोच कर दिया जाता है, वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में ये मामला ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर तबाही ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कल जो इस्लामाबाद में हुआ वो क्लाउड बर्स्ट था, पिछले साल बुनेर में हुआ वो क्लाउड बर्स्ट था, इसके अलावा भी और इलाकों में भी रिपोर्ट होता रहा है। लेकिन अब आप इसको क्लाउड बर्स्ट कहें या ना भी कहें, एक सीधी सी बात है कि जो जिस किस्म की बारिशें और जिस किस्म की मौसमी तब्दीली हो रही है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है, ये एक रियलिटी बन चुकी है। बिल्कुल, ये रियलिटी है। और खुशाइन बात है डॉक्टर साहब कि आप इसकी निशानदही भी कर रही हैं, इसको मान भी रही हैं, लेकिन कबूतर की तरह आंखें बंद करने से अगर हम इसको डिनाई करते रहेंगे और वो
महकमे जिनका काम है इसे काउंटर करना या इसके लिए पेशगी इकदाम करना, इसके लिए खुद को तैयार करना, अगर वही इसे झुटलाते रहेंगे तो फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? जंगलात की कटाई हो रही है, हमारे से भी गलतियां हो रही हैं, ठीक है, कुदरती आफात भी हैं, लेकिन जो हम अपना हिस्सा उसमें डाल रहे हैं या हमें जो होमवर्क करना है, हम उससे तो बरी जिम्मा नहीं हो सकते। देखिए, पिछले साल के शुरू में कहा गया था कैद साल ही होगी, इस साल उतनी बारिशें नहीं होंगी। तो आपको पता है क्या हालात हुए थे, कितनी बारिशें हुई थी, अर्ली मानसून आ गई थी। तो मामला ये है कि जब एक चीज होनी है, मौसमियाती तब्दीली है, साइंटिफिकली सब कुछ है, तो फिर अब पाकिस्तान में सैलाब जो है ना, वो गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से ज्यादा ऑन ग्राउंड ड्रेनेज, फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट, जंगलात की कटाई, ऑन ग्राउंड जो हमारी एक्टिविटीज हैं, और फिर अभी आप इन तमाम इदारों से पूछे, वो कहते हैं कि हमारी तैयारी तो पिछले साल से बहुत अच्छी है। तैयारी क्या अच्छी है कि जो अब बारिश आएगी इंतजार करते हैं और उसके बाद हम मोबिलाइज कर देते हैं टीम्स को और फिर हम कंपनसेट कर लेते हैं कम्युनिटीज को और समझते हैं ये तैयारी है। पेश की इकदामात होते हैं जो साल हर साल चलते हैं, उसको आप तैयारी कहते हैं, इसको तैयारी नहीं कहते। तो ये इसीलिए हो रहा है कि टेक्निकल कैपेबिलिटीज हमारे इदारों में, लाइन डिपार्टमेंट्स के लोगों में शायद नहीं। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, लगता यूँ है कि जो इन इदारों में बैठे हुए अफसरान हैं वो उनमें कैपेसिटी नहीं है काम की, वो इसके हवाले से प्लानिंग नहीं कर सकते हैं या उनका नॉलेज इसमें सिफर है, क्योंकि हमेशा से यही होता चला आ रहा है। ना तो वो सही से प्रेडिक्ट कर पाते हैं मौसम को, जिस आप भी कह रही हैं कि खुश्क साली का कहा गया था, लेकिन फिर भी बारिशें इतनी ज़्यादा हुई कि सैलाबी सूरत हाल है, नदी नालों में तुग़यानी है, लैंडस्लाइडिंग है, जानी माली नुकसान हो रहा है। तो क्या इसी तरह से हमेशा नुकसान हो जाने के बाद उसकी भरपाई के लिए अपनी टीमों को अलर्ट करते रहेंगे? हमें इदारों के अंदर से उन लोगों को, उन अनासर को भी तो उठाना होगा ताकि ये इदारे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ तमाम इदारे मिलकर काम कर सकें और इस तरह की चीज़ों के लिए पेशगी इक़दाम हों। देखिए, एक अच्छी अप्रोच तो ये होनी चाहिए थी। मेरे होश में तो मैंने 10-11 का सैलाब देखा, 24 का, 22 का देखा, 25 का, और अभी मैं देख रही हूँ। तो कोई इम्प्रूवमेंट मुझे तो उस हवाले से कभी नहीं नजर आई। ये होना चाहिए था कि जो लाइन डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, चले उनकी कैपेसिटीज नहीं थी, लेकिन क्या हमें 10-11 के सैलाबों के बाद उनकी साइंटिफिकली या अदरवाइज कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको सिखाना नहीं चाहिए था? बहुत टाइम था। तो हम लोगों ने ये भी असेस नहीं किया कि गैप्स किधर किधर हैं। ये असेसमेंट्स होती हैं, जब नहीं किया तो फिर, और वो लोग अभी भी वहीं खड़े हैं कि हम ये डिनाई कर दें ये क्लाउड बस्ट था या नहीं, कैद साली होगी कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं तो ऐसे। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों की जानों को, अपने मुल्क की मईशत को मुसलसल पीछे धकेल रहे हैं और फिर हम बात करें मुख्तलिफ किस्म के विजन और प्लान्स की। ऐसे कोई विजन और प्लान आप अचीव नहीं कर सकते जब तक आप ऑन ग्राउंड चीजों को ठीक नहीं करते। बिल्कुल आप सही चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रही हैं और हम बार बार इस चीज़ की तारीफ भी कर रहे हैं। आप हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी इस चीज़ को ओन कर रही हैं या इसकी निशानदेही कर रही हैं, ये खुशाइंद है। पिछली बार गालिबन सैदपुर विलेज था इस्लामाबाद का जहाँ पे क्लाउड बस्ट की सूरत हाल पैदा हुई, वो तबाही भी हमने देखी। इस बार भी इस्लामाबाद उसकी जद में आया। जो ज़मीनी सैलाब होता है उसका तो समझ में आता है कि वो गैर कानूनी तौर पे जो दरियाओं के रास्तों में, नदी नालों के रास्तों में आप इंक्रोचमेंट करते हैं, जो जंगलों की कटाई है। क्लाउड बस्ट की मुमकिन वजूहात यकीनी तौर पे कई सालों में डेवलप हुई होंगी, तो इसका तदारुक किस तरह से मुमकिन है? इससे किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? इससे किस तरह से नुकसान को कम किया जा सकता है? डॉक्टर साहब देखिए, छोटी सी मिसाल है, पिंडी में 2001 में क्लाउड बस्ट हुआ था। हाँ जी, उसी साल में हुआ था। तो उसके बाद जो है, जब तब हुआ था तो बहुत बुरे हालात हुए थे। उसके बाद क्लाउड बस्ट हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखे। पिछले साल जब बुनेर में यह वाक़या होता है और इस्लामाबाद में 2-2.5 घंटे में शदीद बारिश हो जाती है, सैदपुर में जो वाक़या हुआ, तो पिछले साल ये बताया गया था कि क्लाउड बर्स्ट अब ऐसा नहीं है कि साल हर साल बाद हो, अब ये कॉमन हो जाएंगे, रिकरिंग हो जाएंगे। तो क्योंकि मौसमियाती तब्दीली है, उसके लिए आपकी तैयारी ये होती है कि जो नदियां और नाले जहां पानी के गुजरने का रास्ता है, उसको आप जरा उसको साफ करते हैं और उसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करते, उसको गुजारने के वो रास्ता जो दरिया है, जो अब लई की बात है ना, लई में तुग़यानी आई हुई है, उसके ऊपर आबादियां बनी हुई हैं। तो ये प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं कि रीसेटलमेंट और आबादियों को किस तरह से आप महफूज कर सकते हैं? वहाँ कटाव हो रहा है ज़मीन का,
तो और इसके अलावा जो आपके दरिया छोटे पॉन्ड्स होते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने होते हैं, ड्रेनेज प्लान्स होते हैं, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। क्लाउड बर्स्ट को आप नहीं रोक सकते, ठीक है, मौसमियाती तब्दीली, लेकिन आप ये चीजें तो बेहतर कर सकते हैं। ये बेसिक गवर्नेंस है, जब यही बेहतर नहीं होगी तो क्लाउड बर्स्ट तो बहुत बात की बात। बैड गवर्नेंस की बातें होती हैं, गुड गवर्नेंस की बातें होती हैं, लेकिन मामलात वैसे के वैसे ही रहते हैं। जो कि तो पिछले अगस्त की अगर हम बात कर लें, 28 अगस्त को सैलाबी सूरत हाल थी पूरे लाहौर के अंदर, और हमने देखा कि बहुत सारी सोसाइटीज़ डूब गई। जो दरियाई पानी था वो शहरों में, घरों में दाखिल हो गया। उसके बाद क्या इस बार आप समझती हैं कि उस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्योंकि रावी के बेड को बढ़ाने की बात की जा रही थी कि उसके बेड को मज़ीद वसी किया जाए ताकि पानी अपने फ़्लो के मुताबिक जा सके अगर भारत की तरफ से पानी भी छोड़ा जाता है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा भी होती है, क्योंकि उसी के बायस बहुत सारे इलाके डूब गए थे। क्या उसके ऊपर काम हुआ? और फिर यहाँ पर पानी को सेव करने के लिए बहुत सारे ज़मींदोज़ जो टैंकर्स बनाए गए हैं, वो भी क्या आपको लगता है कि सही से काम कर पा रहे हैं और इस बार तो कोई ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आएगी? देखिए, रावी के बेड को तो नहीं, लेकिन रावी में हाउसिंग सोसाइटी ज़रूर हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और वो सोसाइटीज़ अपने आगे ना बंद बना के समझ रही हैं छोटे छोटे कि हम सैलाबी पानी को सोसाइटी में आने से रोक देंगे, लेकिन वही पानी जो देहात हैं आसपास, जो ज़राई ज़मीनें हैं, उनको मुतासर कर जाता है, वो डूब जाते हैं। यही हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, अभी भी यही हुआ है। तो मामला ये है कि इंडिया ने तो पानी छोड़ना ही है, और अभी तो वो वैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर चुके हैं अपनी तरफ से, तो वो तो छोड़ेंगे ही पानी। आप उस रिवर बेड के ऊपर इंक्रोचमेंट कर दें तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। जहाँ तक बात है तैयारी की, देखिए लाहौर में भी बारिश जब होती है पूरा शहर डूब जाता है। शदीद बारिश का मसला नहीं है, वहाँ पे बेसिक है ड्रेनेज प्लान पूरे शहर का मौजूद नहीं है। यही मसला कराची में आता है, यही मसला आपके पोटोहार रीजन के और इलाकों में और नॉर्दर्न एरियाज में भी यही इशू है। बेसिक ड्रेनेज, फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट, जो मैं बातें कर, जंगलात का कवर आप कम कर देते हैं, फिर जेर जमीन पानी को रिचार्ज करना, ये सारे मेजर्स हैं जो आपको प्रॉपर प्लानिंग से लेने होते हैं, हॉटस्पॉट एरियाज को आइडेंटिफाई करके। मुझे नहीं पता हॉटस्पॉट एरियाज कहाँ आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि आप एक इलाके की ड्रेनेज ठीक कर देते हैं, सारा दूसरा इलाका डूब जाता है, ऐसे नहीं। ये जो सवाल आप उठा रही हैं, ये सारे हमारे ज़हनों के सवाल हैं, और हमें हैरत थोड़ी सी इस बात पे हो रही है कि आप मेंबर हैं क्लाइमेट चेंज कमेटी की। ये एक ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया को दरपेश है, पाकिस्तान को शिद्दत के साथ इसके असरात का सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी कमेटी कितनी मौसर है? क्या उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही? जो चीज़ें आप पॉइंट आउट कर रही हैं मीडिया पे पूरी दुनिया के सामने, यकीनी तौर पे आप अपनी सेमिनार्स में, मीटिंग्स में भी अरेज करती होंगी, लेकिन उस पर क्या सुनवाई होती है? उस पर कोई किसी के कान पे जूं रुकती है या नहीं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये कमेटी बराए नाम है, इस कमेटी की आज तक कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई, तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि सुनवाई होती है या नहीं होती। तो गवर्नमेंट बहुत सारी कमेटीज नोटिफाई करती है, लेकिन उन कमेटीज की रिकमेंडेशंस, उनकी मीटिंग्स ये सारी होंगी तो मैं आपको कुछ बता सकूंगी। आज 1 साल बाद बदकिस्मती से मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई। तो ये मीडिया के थ्रू ही है जो रिकमेंडेशंस जा रही होती हैं। अदरवाइज इंडिपेंडेंटली हम लोग जो ओपिनियन पीसेस लिख रहे होते हैं या कोई रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जा रही हैं रिकमेंडेशंस, लेकिन अमल क्यों नहीं हो रहा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज कमेटी बनाई गई, उसकी मीटिंग्स तक अभी तक कॉल नहीं हो पाई है, तो ऑब्वियसली इस एजेंडे को उठाया जाना भी मुमकिन नहीं है जिस बारे में आप बात कर रही हैं। आपने कहा कि जो रिवर्स के बेड हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है और छोटे छोटे सोसाइटियों वाले अपने तय कोशिश कर रहे हैं बंद बनाने की, और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये पानी से महफूज रख पाएगा सोसाइटियों को, ये बंद जो बनाए जा रहे हैं। तो आप समझती हैं कि ये बंद कुछ नहीं कर पाएंगे? अगर इस तरह की सूरत हाल पिछले साल 28 अगस्त वाली सूरत हाल पैदा होती है, पानी उस शिद्दत का आता है, तो ये बंद बहा ले जाएगा, सोसाइटियां फिर ज़ेरे आब आएंगी और इसके लिए कोई इक़दामात नहीं है। देखें, आप दरियाई सैलाबी पानी को ना रोक नहीं सकते, उसके आगे कोई भी इस किस्म के बंद नहीं टिकते, तो जितने मर्जी बंद बना लें। सोसाइटी, पहली बात ये कि आपने कानूनी तौर पे एक आपने मामला किया कि पंजाब रिवर बेड इंक्रोचमेंट एक्ट है हमारा, जिस पे आप नहीं रिवर बेड पे इंक्रोचमेंट कर सकते, तो कानूनी तौर पे तो आपने वो मामला खराब कर दिया ना, दिस इज इलीगल। तो अब आप बंद बना रहे हैं, तो आपके हो सकता है पानी एंटर ना हो, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि आपकी ज़रूरी ज़मीनें और जो आसपास के इलाके हैं
उधर पानी दाखिल होगा तो नुकसान तो अल्टीमेटली हो रहा है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट एक्सपेंशन पॉलिसी या सेटलमेंट अर्बन प्लानिंग को क्यों नहीं स्ट्रिक्टली क्लाइमेट प्रूफ कर सकती? आखिर क्यों आप रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शामिल बहस नहीं करते कि वो इस तरह के मामला करते जा रहे हैं और आप उसको, आपको लगता है कि ये फाइन है और आप प्रमोट भी करते जा रहे हैं इस तरह की सोसाइटीज को? तो ये आई वॉश है या क्या है? फिर आपका कोई भी क्लाइमेट एक्शन मजाक है, फिर तो ये एक जस्टिफिकेशन कोई है ही नहीं कि हमने बहुत काम किया। आपने काम खराब किया है, काम बेहतरी की तरफ नहीं आप लेकर जा रहे। और इसमें सभी की इन्वॉल्वमेंट है, सभी की अप्रूवल शामिल है, किसी एक इनफरादी इसमें अमल शामिल नहीं है। इसमें LDA भी है, इसमें जो तामीराती इदारे हैं वो भी है, हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यकीनी तौर पे मुश्तरका तौर पे सभी जिम्मेदार हैं। अगर यही सूरत हाल इसी तरह से जारी और सारी रही तो अगले 5 सालों में क्या सूरत हाल या क्या किस हद तक तबाही हो सकती है, खुदा न खास्ता? डॉक्टर साहब देखिए, इस साल जब जनवरी में इस्लामाबाद में जंगलात की कटाई हुई थी तो मैंने यही 2 बातें बोली थी। एक, मैंने बोला था कि पॉलन लसला कोई उसमें आप कमी नहीं देखेंगे क्योंकि जंगल काटने से दूसरे मैटर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि इस्लामाबाद में इस साल शदीद गर्मी पड़ेगी क्योंकि हमने इसका ग्रीन बफर श्रिंक कर दिया। तो 51 पे हीट इंडेक्स पहुंचा, फील लाइट टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट हुआ। ये लोकलाइज फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। जी बिल्कुल सही। और इसके नुकसानात और बहुत सारे जो अभी तक हम देख रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं हमें ग्राउंड पर, आने वाले 5 सालों में इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है अगर हुकूमत ने अभी भी कान ना धरे, हुकूमत अभी भी सीरियस ना हुई और उन्होंने क्लाइमेट के लिए कुछ भी ना किया तो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो हम पूरी दुनिया भुगत रही है। पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही उसके असरात के ज़ेर असर है। आने वाले दिनों में मज़ीद गंभीर हो सकती है सिचुएशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, मेंबर क्लाइमेट चेंज कमेटी हमारे साथ मौजूद थी। और उनका कहना कमेटी बनाई जाती है लेकिन कमेटी अब तक मीटिंग कॉल नहीं हो सकी है कि कमेटी अपना एजेंडा एटलीस्ट गवर्नमेंट के सामने रख सके कि कहां पर काम होने की ज़रूरत है, वो पॉइंट आउट कर सके। तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर आप भी जानते हैं कि क्या होने वाला। तो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी सीरियसनेस क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर? हालांकि वज़ीर आज़म का विजन पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, आलमी सतह पर होने वाली जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो सेमिनार्स हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अपना मुद्दा, अपने मसाइल को बताता है कि पाकिस्तान ने इस क्लाइमेट चेंज में इतना हिस्सा नहीं डाला जितना उसके असरात का या तबाही का सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी अपनी गलतियां जो हमसे सरजद हुई हैं, जो मुसलसल हो रही हैं और हम उस पर काम नहीं कर रहे, अगर वो यूं ही जारी रहीं और नज़रअंदाज किया जाता रहा उन निशानदेही को या उन चीज़ों को जो पॉइंट आउट किया जा रहा है डॉक्टर ज़ैनब नईम जैसे लोगों की तरफ से, तो फिर हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसकी बड़ी भारी कीमत हमें कहना पड़ता है अफसोस के साथ कि शायद हमें चुकाना पड़े। तो खुदारा इंक्रोचमेंट बंद कीजिए, जंगलात की कटाई बंद कीजिए, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और जो रिवर बेड्स हैं उनको तंग मत कीजिए ताकि ये आबादियाँ ज़ेर-ए-आब ना आएँ। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस में क्या मज़ीद पेशरफ्त हुई है, क्या कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी बात करेंगे मीर रज़ा केस की, जिसमें वकील जबरान नासिर ने कहा है कि पुलिस ने पहले दिन से मीर रज़ा की खुदकुशी का बयानिया बनाया और जबरान नासिर ने यह भी कहा कि गफलत नहीं बल्कि कहीं से डायरेक्शन थी कि केस को कहां से कहां लेकर जाना है। SSP लेवल के अफसरान ने झूठ बोला, उन्होंने केस को बदलने की कोशिश की। सिंध हुकूमत और IG की तरफ से सफाक कातिलों को पकड़ने से मुतालिक कोई बात नहीं की बल्कि जियो फेंसिंग 14 दिन बाद आज शुरू हुई है। मतलब सिंध गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, बीच में IG भी शामिल है, तमाम बहुत से इसमें डिपार्टमेंट शामिल हैं। लूप होल्स हैं जिनकी अब निशानदेही हो रही है। तो लगता है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वालिद मीर रज़ा मीर हुसैन अली साहब। सर आपको वेलकम कहेंगे और हम रजब अली जो कि इस खबर को रिपोर्ट भी कर रहे हैं उनसे भी तफसीलात जानेंगे। मीर हुसैन साहब, अभी जो जबरान नासिर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिल रही थी, तो फिर से वही सवाल जो मैं पिछली बार भी पूछ रहा था कि क्या ये डायरेक्शन अपनी कोताही और गफलत को छुपाने के लिए थी या कातिलों को बचाने के लिए थी? और दूसरी चीज़, अब जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी और जावेद आलम ओडो साहब IG सिंध भी तस्लीम कर रहे हैं कि गफलत तो हुई है, कोताही तो हुई है, इसके बावजूद मीर रज़ा के दोस्तों को रोकना कि जी वो प्रोटेस्ट में ना जाएं, वो आपके साथ शामिल ना हो या वो परसू ना करें इस केस को, तो अभी भी लगता तो ये है कि कहीं ना कहीं गफलत की तस्लीम किए कि जाने के बावजूद भी पर्दा डालने की कोशिशें हो रही हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। आप क्या कहते हैं? मुझे भी यही लगता है जी कि बिल्कुल केस को देखें आप,
15 दिन गुजर गए सर, हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। 15 दिन हो गए, किसको बचाया गया, क्यों दिन ज़ाया किए गए ये और अब तो ये चीज़ मीडिया को भी क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मेडिकल पैनल को चेंज करने से लेके खबर खुशाई तक और खबर खुशाई के बाद रिपोर्ट आने तक, इनिशियल रिपोर्ट आने तक, इनिशियल रिपोर्ट के बाद ओसामा की रिपोर्ट आने तक, आप सिर्फ ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम स्टिल वहीं खड़े हैं। इस चीज़ को बचाया जा रहा है, इस चीज़ को छुपाया जा रहा है। अगर उनकी गफलत है तो वो सस्पेंड क्यों नहीं है, वो उनको क्यों नहीं उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आपने इतनी क्या ये काम किए जिसके ऊपर हम तो समझते हैं कि इसके ऊपर टेम्परिंग हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में सबूत मिटाए गए हैं, नज़र आ रहा है जी। और टेम्परिंग हुई है मीर हुसैन साहब, और हकाइक को छुपाने की कोशिश, दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, आपकी जानिब से एक दावा किया गया है कि अब जो फॉरेंसिक होगी वो पंजाब से करवाई जाए, मोबाइल की भी, फ़ोन की भी फॉरेंसिक पंजाब से करवाई जाए। क्या आपका एतमाद उठ चुका है सिंध हुकूमत से, अब आप इसलिए पंजाब से करवाना चाहते हैं, क्या वजूहात हैं? देखें मैम, आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट फॉरेंसिक लैब कौन सी है जी? ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो हम अपने बच्चे के लिए वन ऑफ द बेस्ट पे ही जाना चाहेंगे, ठीक है। ओके, हम पंजाब फॉरेंसिक को ही अप्रूव करते हैं, हमारी चीज़ें उधर ही जानी चाहिए, राइट। वो क्यों इतने आप देखें, आप मतलब आप आफ्टर 14 डेज जी, आप समझ रहे हैं इस चीज़ों को, आप और उसमें से कैसे चीज़ें बाहर आ गई, फॉरेंसिक भी नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा। ये आप लोग खुद इस चीज़ का सवाल आप कर सकते हैं, मगर हमारी तरफ से ये है, पूरी फैमिली की तरफ से अपनी बता रहा हूँ, रज़ा की वालदा हैं या रज़ा की बहन है या मैं रज़ा का वालिद हूँ, हम पंजाब फॉरेंसिक पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम उसी पे बिल्कुल बिल्कुल आपके जो मुतालबात हैं वो वैलिड है, और इस पे कितना अमल दरामद हो रहा है। रजब अली भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या तमाम मुतालबात को मद्देनजर रखा जा रहा है और उनको तस्लीम करने के लिए कोई यकीन दहानी करवाई गई, क्योंकि वज़ीर आला सिंध भी मान रहे हैं कि कोताहियाँ तो हुई हैं? जब ये फैसला हुआ था तो उस वक्त से हमने भी ये कहना शुरू किया था कि जो साहब का तफ्तीश टीम थी और जो डॉक्टर ओसामा है उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो गैर धार्मिक तौर पर नहीं करता, ये ऐसा करता कि जैसे मामले को। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिए रजब, आप हमारे साथ मीर हुसैन साहब मौजूद हैं। मीर हुसैन साहब, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, इवन फॉरेंसिक नहीं करवाई जाती पंजाब से, या फिर GID तश्कील दे दी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, क्या लाए अमल? यही आपके रजब जिस तरह बात कर रहे हैं कि सबसे पहले गुलिस्तान जौहर SHO, फिरोज़ाबाद SHO, DSP, SSP समीउल्लाह साहब और SSP ज़ुबैर शेख साहब, इनको तफ्तीश में लिया जाए, इनसे तफ्तीश की जाए कि और डॉक्टर ओसामा जी, इनसे तफ्तीश, सबसे पहले इनसे तफ्तीश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तफ्तीश होनी चाहिए, असल हक़ाइक़ आने चाहिए, और हम आपकी आवाज़ मुकाम बाला तक पहुंचाते रहेंगे। मीर हुसैन अली साहब और रजब अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंसाफ की फराहमी, ये मामला हम भी उठाते रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम भी इसे फॉलो करे। बिल्कुल, और जितने इसमें कल्प्रिट हैं वो तमाम अफसरान, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि किसी और बेटे के साथ इस तरह से ना हो पाए, कोई और माँ, कोई और बाप ना रोए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, आपकी हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।